Hello listeners, welcome to my YouTube channel हरसिमरन साइंस सीरीज। So our today's topic is प्रोटीन सिंथेसिस। आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है और प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। तो जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि जो डीएनए होता है वो ही सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जैसे कि हमने बात करी थी, ये एक डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर डिफरेंट बेसेस होते हैं, नाइट्रोजनियस बेसेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसके लिए कोड करते हैं, वो प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है। हमारी बॉडी में जितनी भी सर्टेन केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जितने भी चीजों का एंजाइम्स वगैरह का, हार्मोन्स वगैरह का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब किसके कारण हो रहा है, प्रोटीन के कारण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या महत्व है, फंक्शंस पढ़ते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन है इसका ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में क्या करता है, हेल्प करता है। सेल वॉल वगैरह में, सेल्स वगैरह में, टिश्यूज वगैरह में अगर उसकी कोई ग्रोथ हो रही है या फिर उसके जो रिपेयरमेंट है, अगर वो कोई इंजर्ड हो गया है, तो उसके अंदर क्या है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, कुछ हार्मोन्स की, कुछ एंजाइम्स की, कुछ एंजाइम्स की, प्लाज्मा, प्रोटीन्स। तो इन सब चीजों में क्या है, हमारा प्रोटीन जरूरी है। थर्ड फंक्शन एक इसका और हो गया कि ये सेकेंडरी फंक्शन करता है एनर्जी के लिए। जैसे कि हमको पता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी के लिए, है ना। हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। बट अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होगी तो जो हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलेगी, हमारे प्रोटीन से। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रोटीन के क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो प्रोटीन की चेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। किससे मिलती है, 20 एमिनो एसिड। हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे प्रोटीन की एक बड़ी चेन है उसके कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। उसके छोटे रूप बोल सकते हैं, उसके अपन घटक बोल सकते हैं, उसके अपन कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के 20 एमिनो एसिड से क्या मिलकर बनेगी, हमारी एक प्रोटीन की चेन बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कहां होता है या प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है, कैसे होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस सबसे पहले हम बात कर लें। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है हमारा, वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया, उसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के फ्लूइड के अंदर होता है। अब वो कैसे होता है ये बात करते हैं हम सबसे पहले। देखिए, सब हमको पता है कि जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, निर्माण कहां हो रहा है प्रोटीन का, हमारे साइटोप्लाज्म में, तो डीएनए को उठ के आना पड़ेगा साइटोप्लाज्म पर। डीएनए इस कैपेबल नहीं होता कि वो न्यूक्लियस के पोर्स में से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाए, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो डीएनए की लेंथ होती है हर सेल में वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है इन ईच सेल, हमको पता है। तो अगर वो इतना बड़ा होगा और इतनी ज्यादा कोइलिंग होती है उसकी, तो वो इस न्यूक्लियस की दीवारों में से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमको पता है कि भाई डीएनए के अंदर कोडिंग है, डीएनए प्रोटीन बनाएगा अल्टीमेटली, बट डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनता। ठीक है, डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता। उसके लिए, इस फंक्शन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को एक टेम्पलेट की या एक मैसेंजर की जरूरत होती है। ठीक है, बीच में क्या होता है, मैसेंजर की जरूरत होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आरएनए। एक तरीके से डीएनए से लगाकर प्रोटीन तक की जो हमारी इक्वेशन है उसको कौन पूरा करेगा, आरएनए। अगर आरएनए नहीं होगा, बीच का मैसेंजर नहीं होगा, ठीक है, बीच का बिचौलिया नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, आपको पता है, क्योंकि डीएनए इतना बड़ा है कि वो क्या करेगा, इन पोर्स में से, न्यूक्लियर के पोर्स में से निकल के साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता। अब हम बात करते हैं कि आरएनए कैसे बनेगा और कहां बनेगा। देखिए, आरएनए कहां प्रेजेंट है अपन को पता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है,
अब क्या होता है, जो हमारा सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो डीएनए की चेन होती है वो अनवाइंड होती है, वो ओपन होती है, ठीक है। ये हमारे डीएनए की चेन हो गई है, ठीक है। ये हमारी डीएनए की चेन हो गई, ये हो गई अनवाइंड, मतलब यहां से ये खुल गई, ठीक है। यहां से ये किसके हेल्प से खुलेगी, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्या बोल दिया हमने, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से ये जो हमारी चेन होगी वो क्या हो गई, अनवाइंड हो गई, ओपन हो गई। अब क्या होगा, एक और एंजाइम आएगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक आरएनए बनाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि डीएनए तो बाहर आ नहीं सकता साइटोप्लाज्म में, तो क्या होगा, आरएनए जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर जाके फॉर्मेशन करेगा। आरएनए फॉर्म कैसे होगा, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ये बोल दिया हमने, इसको हमने, ठीक है। तो ए हमेशा किससे बाइंड होता है अपन को पता है, थाइमिन से, ठीक है। ये किससे बाइंड होगा, ग्वाइनिन से, एडेनिन थाइमिन, ग्वाइनिन साइटोसिन। अगर यहाँ पे ग्वाइनिन है तो इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, यहाँ पे ग्वाइनिन हो गया वापस, ठीक है। तो ये हमारी चेन अभी अनवाइंड हुई, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज ने इसको अनवाइंड कर दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो अपनी एक नई आरएनए की चेन, एमआरएनए की चेन बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये एमआरएनए की चेन यहाँ पे स्टार्ट हो गई बनना, और एमआरएनए की जो चेन होगी वो क्या होगी, ये इन दोनों में से जो दोनों अभी क्या हुआ है, ये इसकी हेलिक्स अनवाइंड हो गई है। अब आरएनए जो होगा वो इस स्ट्रैंड को भी चुन सकता है, इस स्ट्रैंड को भी चुन सकता है, वो किसी भी एक स्ट्रैंड को चुनेगा, दोनों को नहीं चुनेगा, किसी भी एक स्ट्रैंड को चुनेगा। अब हम मान लेते हैं कि आरएनए ने नीचे वाली स्ट्रैंड को चुन लिया, ठीक है। तो आरएनए जो होगा, ये तो एक हमारे डीएनए की चेन है, आरएनए जो होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, अपने अंदर कोडिंग करेगा। जैसे कि हमने बात करी, यहाँ पे क्या है, थाइमिन है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एडेनिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा साइटोसिन है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ग्वाइनिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ग्वाइनिन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा साइटोसिन हो गया। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली ये है कि हमने जैसे बात करी थी कि जो आरएनए होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है कि भाई उसके अंदर बेस पेयर थाइमिन अब्सेंट होता है, इसकी जगह क्या होता है, उसकी जगह आरएनए के अंदर यूरेसिल। तो अगर यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है डीएनए के हेलिक्स पे, तो यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या बन रहा है, अपने पास यूरेसिल बन रहा है। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। अब क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करा, कंटिन्यू अपनी एक चेन बना ली, ठीक है, और अपोजिट उसके पेयरिंग कर ली, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये जो चेन बनी है, ठीक है, ये चेन किसकी है, एमआरएनए की। ये क्या है, अपना मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, इस चेन को कंटिन्यू फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो हमारी डीएनए की जो ये स्ट्रैंड थी उसके कोड पढ़ते जा रहा है और अपोजिट अपने अंदर कोडिंग करता जा रहा है। जैसे ही हमारे इस आरएनए पॉलीमरेज को या इस एमआरएनए को स्टॉप का सिग्नल मिलेगा, वो आगे कोडिंग करना बंद कर देगा, और फिर क्या होगा, यहां से चेन कट हो जाएगी एमआरएनए की, और फिर क्या होगा, एमआरएनए की जो चेन होगी, अभी जैसे मैंने बताया था, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये सब जो काम हो रहा है अभी, वो कहां हो रहा है, डीएनए के अंदर हो रहा था। एमआरएनए कहां बना है, अभी डीएनए के अंदर बना है। एमआरएनए को किसने बनाया है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज ने बनाया है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एमआरएनए की जो चेन हुई, स्टॉप कोडन मिल गया, इसको एक स्टॉप सिग्नल मिल गया। ये जो हमारा एमआरएनए होगा, अब एमआरएनए जो होता है वो इतना स्मॉल होता है कि वो हमारे न्यूक्लियस के पोर्स में से आसानी से निकल सके, ठीक है। तो एमआरएनए जो इसकी जो हमको स्ट्रैंड मिली वो क्या होगा, वो इससे बाहर आ जाएगी, और यहाँ पे जो फ्री राइबोसोम्स होंगे हमारे साइटोप्लाज्म में, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, उससे आके ये क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। जैसे ये हमारा राइबोसोम हो गया, तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से हमारी प्रोटीन की, ये हमारे एमआरएनए की चेन हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर ये क्या हो गए, हमारे बेस कोड हो गए, ठीक है। इतना समझ में आया।
अभी हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात कर इतना सबको समझ में आया कि भाई आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करा था, इस एमआरएनए की स्ट्रैंड बनाई, जैसे इसको स्टॉप सिग्नल मिला, इस चेन यहां से कट हुई, यहां से ये निकल के न्यूक्लियस में से कहां पे आ गई, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के पास आ गई, इसके पास आ गई, राइबोसोम के पास आ गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि ये जो प्रोसेस है इसको हमने क्या बोला, ये जो पूरी प्रोसेस हुई थी इसको अपन ने बोला है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला है इसको हमने, ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है वो दो स्टेजेस में होता है, एक होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और एक होता है हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए से कॉपी हो जाती है आरएनए में, जैसे अभी यहाँ पे हुई, ये डीएनए की इंफॉर्मेशन थी, इसको किसने कॉपी कर ली, हमारे आरएनए के स्ट्रक्चर ने कॉपी कर ली, क्योंकि डीएनए की कॉपी क्यों करनी पड़ी उसको आरएनए को, क्योंकि डीएनए खुद उठ के हमारे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता राइबोसोम के पास, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, इसलिए क्या करेगा, एमआरएनए वहां पे फॉर्म हुआ, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से, और क्या हुआ, वो न्यूक्लियस में से निकला और कहां पे आ गया, हमारे साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, दो प्रोसेस मैंने बताई, एक फर्स्ट प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए या फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, या फिर हम इसको यूं बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड से हुआ है, यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड काम में नहीं आई है, तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अभी हमने जितने भी प्रोसेस पढ़ी ये क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था। अब आगे जो यहाँ पे राइबोसोम जो बाद में करेगा वो क्या होगा, वो सेकंड प्रोसेस में होगा, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन कुछ नहीं है, ट्रांसलेशन क्या है, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड। एमआरएनए की जो स्ट्रैंड अब साइटोप्लाज्म में आ गई है उसकी हेल्प से क्या करना, हम एक प्रोटीन का निर्माण करना है, प्रोटीन की चेन का निर्माण करना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, अब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। क्या बताया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए कोडिंग। बोल सकते हैं हम कि भाई एमआरएनए के ऊपर जो कोडिंग थी उसकी हेल्प से क्या करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, ट्रांसलेशन बोलेंगे। अब ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, यहाँ पे हम तीन आरएनए के बारे में बात करेंगे, आरएनए के तीन टाइप पढ़ेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट पढ़ लिया हमने एमआरएनए, जिसका क्या काम था, ओनली मैसेंजर का काम था, मतलब न्यूक्लियस में से इंफॉर्मेशन कॉपी करी डीएनए से और उसको कहां पे ले जाके छोड़ दिया, राइबोसोम के पास ले जाके छोड़ दिया, वो क्या है अपना एमआरएनए। सेकंड हम पढ़ेंगे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होगा वो क्या है, वो राइबोसोम जो होता है हमारा, जो राइबोसोम होगा जो ओरिजिनल प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो राइबोसोम और प्रोटीन से आरएनए और प्रोटीन से मिलके ही बनता है। ये सेकंड टाइप का हमारा आरएनए हो गया। और थर्ड टाइप का हम पढ़ेंगे आरएनए ट्रांसफर आरएनए। इसकी इंपॉर्टेंस में बाद में बताऊंगा कि ट्रांसफर आरएनए लास्ट में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, जितने भी अमीनो एसिड होंगे उसको ये क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा हमारी बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की कि क्या होता है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए कोडिंग। हमको एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो प्रोटीन होता है, मैंने पहले भी बताया था, प्रोटीन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो ट्रांसलेशन में कुछ नहीं होगा, नए नए एमिनो एसिड्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे देखते हैं।
ठीक है। ये क्या है हमारी है mRNA की स्ट्रैंड है, जो मैसेंजर आरएनए हमारे साइटोप्लाज्म में आया था उसकी स्ट्रैंड है ये। जैसे कि मैंने बताया कि mRNA जो साइटोप्लाज्म में आया था वो किससे चिपक गया, आके किससे स्टिक हो गया, ये हमारा राइबोसोम से, ये हमारा राइबोसोम हो गया, जहां पे क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं ये जितने भी है, ये क्या है, बेस पेयर है हमारे, सीधी सी बात है, ठीक है, बेस है। अब क्या होता है, जो हमारा ये क्या बोलते हैं राइबोसोम है, ये क्या करेगा, इन कोड्स को ट्रिपलेट में पड़ेगा, 3-3 के गुच्छे में पड़ेगा, हम ये बोल सकते हैं। और इन गुच्छों को हम क्या बोलेंगे, कोडोन। यहां पे लिख देता हूं, इन गुच्छों को हमने क्या बोल दिया, कोडोन बोल दिया हमने इसको, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, राइबोसोम जो होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा, 3-3 कोडोन को पढ़ेगा, ठीक है, और कोडोन का जो कोडोन को रीड करने के बाद क्या बनेगा, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो किसी भी शेप का हो सकता है। ये अमीनो एसिड की एक चेन बनेगी, ठीक है। तो अभी अपन को क्या समझ में आया कि भाई ये हमारा राइबोसोम था, राइबोसोम के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। आगे भी क्या होंगे इसके, हमारे बेस पेयर है बहुत सारे, जितने भी बेस पेयर है, ठीक है। ये अगर ये 3-3 को पढ़ेगा तो क्या होगा, इसके पास टोटल 64 कोडोन्स इसको मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे इसको, 64 कोडोन्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपलेट्स मिलेंगे, जो कि और 64 कोडोन्स जो होंगे वो इनफ है, कितने हमको बनाने, कितने, ओनली 20 एमिनो एसिड से तो बनाने। तो 20 एमिनो एसिड्स बनाने के लिए 64 जो हमारे कोडोन्स होंगे, 64 जो बेस पेयर होंगे हमारे, वो इनफ है, 64 पेयर, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इसने ट्रिपलेट पढ़ा, उसके बाद ये क्या रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, मैंने जैसे बताया अभी, ये चेन बनती जा रही है, ठीक है, ये अलग अलग टाइप की क्या है, चेन है, ठीक है। और ये क्या है, चेन ही क्या होगी, ये अमीनो एसिड है। एक चेन, ये एक ट्रिपलेट को पढ़ा, एक इसमें अमीनो एसिड जुड़ गया, दूसरे ट्रिपलेट अभी क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा जो राइबोसोम है यूं की तरफ आगे, ये आगे खिसकता जा रहा है, आगे खिसकेगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड बन गया। बाद में क्या हो गया, जैसे इसको हमारे राइबोसोम को स्टॉप कोडोन मिलेगा, ठीक है, स्टॉप कोडोन मिलेगा, जैसे एक ऐसा पेयर आ जाएगा यहाँ पे, जो कि इसको एक तरीके से संकेत दे रहा है कि भाई अब क्या करना है, प्रोटीन की चेन बन चुकी है, 20 हमारे अमीनो एसिड हो चुके हैं, अब क्या करना है, हमको स्टॉप करना है, ठीक है। तो क्या होगा, उसी समय ये जो हमारी प्रोटीन की चेन होगी वो इस राइबोसोम से अलग हो जाएगी, और या फिर अब वो हमारी जो प्रोटीन की चेन है, ठीक है, वो राइबोसोम से अलग तो हो गई, अब उसके बाद वो कहां जाएगी, उसके बाद या तो वो हमारे सेल के अंदर यूज हो जाएगी, कहीं सेल के लिए वो प्रोटीन, अगर सेल के लिए अगर इंपॉर्टेंट होगा तो सेल उसको यूटिलाइज कर लेगा, और अगर सेल के लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी या उसको कहीं और जाना होगा तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सकती है। जैसे कि हमको पता है हमारा जो हार्मोन है, कौन सा, इंसुलिन, कौन सीक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन को, हमारा बी सेल्स ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। तो बी सेल ऑफ पैंक्रियास जो हमारे इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, उसके बाद वो इंसुलिन हार्मोन कहां चला जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन। इसका एक रिव्यू कर लेते हैं छोटा सा हम। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो था हमारा वो 2 स्टेप में हुआ। सबसे पहले था हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हुआ कि भाई को जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो हमारे डीएनए के अंदर थी, डीएनए के हेलिक्स के अंदर थी। तो डीएनए के हेलिक्स, अब वो डीएनए जो था वो इतना बड़ा है कि वो साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता। तो क्या हुआ, आरएनए की एक चेन बनी, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। वहां से जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करी, उसने कॉपी करी और कहां पे ले आई उसको, उस स्ट्रैंड को कहां पे ले आई, साइटोप्लाज्म में ले आई। इसी प्रोसेस को अपन ने बोला था ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ था। सेकंड प्रोसेस थी हमारी ट्रांसलेशन, जिसके अंदर क्या हुआ था, जो आरएनए की चेन थी, एमआरएनए की जो मैसेंजर आरएनए की जो चेन थी वो आके राइबोसोम से चिपकी। राइबोसोम ने क्या करा, ट्रिपलेट में कोडोन्स को अलग अलग पढ़ा, ठीक है, इतने पेयर्स बना लिए ताकि वो 20 एमिनो एसिड बना सके। हर ट्रिपलेट, ऐसा नहीं कि एक ट्रिपलेट जो होगा वो एक एमिनो एसिड ही बनाएगा, बहुत सारे 4-5 जो पेयर होंगे। जैसे हमने जो कोडोन की बात करी थी, GUA AU G, ये सब क्या होंगे, ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें
कि हमारा जो ACA होता है, ठीक है, ये कोडोन होता है एडेनिन साइटोसिन एडेनिन, ठीक है, ये हमारे कौन से प्रोटीन के लिए कोड करता है? सिस्टीन प्रोटीन के लिए, ठीक है, ये फिक्स है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ACA ही सिस्टीन के लिए कोडिंग करेगा, बहुत सारे अलग अलग पेयर भी हो सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर, क्योंकि एमिनो एसिड तो कितने हैं ओनली हमारे पास 20 ही है, और हमारे पास पॉसिबल पेयर कितने थे? 64 पेयर थे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन समझ में आया, राइबोसोम जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता गया, उन कोडोन्स को क्या करता गया? रीड करता गया, और उसके अकॉर्डिंग क्या बनाता गया? वो अपने क्या बनाता गया? वो एमिनो एसिड बनाया। जैसे इसको राइबोसोम को स्टॉप कोडन मिला, वहीं पे उसने क्या करा? अपना काम बंद कर दिया, इस एमिनो एसिड की चेन अलग हो गई, और एमिनो एसिड से मिलके हमारा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इतना सबको समझ में आ गया? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।